अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने फूड सेफ्टी लेवल 1 ट्रेनिंग की 2 सेक्शन जो है वो कवर कर ली हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी देखा था, उसके बाद हम लोगों ने पर्सनल हाइजीन देखा था। पर्सनल हाइजीन की आप लोगों की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी रह गई थी, आप लोगों का रिस्पांस जो था वो बड़ा अच्छा था, बड़े सारे लोगों ने इसको पसंद किया। उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे आप ग्राउंड लेवल के ऊपर आके चीज़ों को समझा रहे हैं, तो उसके लिए जी मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। आज जो है हम लोगों ने ट्रेनिंग का जो है वो तीसरा दिन है हमारी। तो तीसरे दिन में हम लोगों ने आज डिस्कस करना है प्रिवेंटिंग फूड कंटेमिनेशन। आज हम लोगों ने ये जो सेक्शन है इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें कंटेमिनेशन की टाइप्स को देखेंगे और क्रॉस कंटेमिनेशन को देखेंगे। ये मेन हेडिंग है, सब हेडिंग के साथ ही लेक्चर जो है कम से कम जो है वो आधे घंटे से ऊपर का होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हर फूड टेक्नोलॉजिस्ट को और हर फूड हैंडलर को जो भी फूड प्रीमिसेस में काम करता है, फूड इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, उसके लिए इस ट्रेनिंग को करना बड़ा ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग जो है ये मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। अगर आप इस ट्रेनिंग की प्राइस जाके देखो तो 30,000 से ऊपर है। ठीक है जी, लोग 30,000 लेते हैं इस ट्रेनिंग को करवाने का, फूड सेफ्टी लेवल 1 को। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को फूड सेफ्टी लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 भी करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने अगर प्रीवियस जो लेक्चर है वो नहीं देखे, सबसे पहले जाके आप लोग उसको देखो। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रिवेंटिंग फूड कंटेमिनेशन जो एक पार्ट है फूड सेफ्टी लेवल 1 ट्रेनिंग का, उसको हम लोगों ने देखना है। इसमें हम लोगों ने देखना है कि फूड की कंटेमिनेशन जो है वो कितने टाइप की होती है, किन किन तरीक़ों से होती है, और उसको हम लोग जो है वो कम कैसे कर सकते हैं, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि कंटेमिनेशन जो है वो 3 तरीक़ों से होती है। एक बायोलॉजिकल तरीका होता है उसका, एक केमिकल और एक फिजिकल होता है। बायोलॉजिकल तरीकाकार में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं, पैरासाइट्स आ जाते हैं जिसमें प्रोटोजोआ वगैरह आ जाता है, फंजाई वगैरह आ जाते हैं, और बर्ड्स आ जाते हैं, हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं, रोडेंट्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन या बायोलॉजिकल, इसको हम लोग जो है वो कंटेमिनेंट कहते हैं या हैजर्ड्स कहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास केमिकल्स आ जाते हैं कि केमिकल्स जो है वो कैसे फूड को ख़राब करते हैं, कैसे फूड को स्पॉइल करते हैं, कैसे फूड को डिटोरियोरेट करते हैं, इनको कैसे हम लोगों ने कम करना है। इसमें हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स आ जाएंगे, डिटर्जेंट्स आ जाएंगे, फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, अदर केमिकल कंपाउंड्स आ जाएंगे जो कि फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं और जिसकी वजह से फूड जो है वो स्पॉइल होता है, डिटोरियोरेट होता है। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास फिजिकल हैजर्ड्स आ जाते हैं। फिजिकल हैजर्ड्स में हमारे पास आ जाते हैं मेटल के पीसीज, ग्लास के पीसीज, हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है, अदर इसी तरह के फिजिकल हैजर्ड्स हमारे पास ज्वेलरी वगैरह आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस कंटेमिनेशन को देखना है कि क्रॉस कंटेमिनेशन कैसे होती है, ख़राब चीज़ जो है, जो स्पॉइल्ड फूड प्रोडक्ट है, वो कैसे सही चीज़ जो है, जो फ्रेश कमोडिटी है, जो फ्रेश फूड है, उसको कैसे ख़राब कर देती है, इसको हम लोगों ने देखना है। तो आज का लेक्चर जो है वो बड़ा डिटेल्ड और बड़ा मज़े का होने वाला है। आप लोगों ने इसको पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। ये आप लोगों के नोट्स भी हैं, ये आप लोगों का जो है वो पीपीटीज़ भी हैं, ये सब कुछ है। इसी में से मैं पेपर बनाऊँगा। अगर कोई पेपर में 80% मार्क्स लेगा तो उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कोई भी इसको चैलेंज कर सकता है। ठीक है, कोई भी बंदा कहता है कि हाँ जी किस से आप लोगों ने ये सर्टिफिकेट लिया है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो ऑथेंटिसिटी ये वीडियोज़ हैं, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है, कोई भी इसके ऊपर जो है वो उंगली उठा सकता है। क्योंकि मैं पहले बड़ा एज अ ट्रेनर के तौर के ऊपर, एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर के ऊपर, एज अ लेक्चरर के तौर के ऊपर, एज अ फूड सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर के ऊपर मैंने जो है ये सारी ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें की हुई हैं। अब जो है मैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। किसी को भी आप कह देते हो कि हाँ जी हमने किप्सन से फूड सेफ्टी लेवल 1 की ट्रेनिंग की है, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जहन में रखते हुए ये ट्रेनिंग बनाई गई है। बाहर की जितनी भी कंपनीज़ हैं सेम ट्रेनिंग करवा रही हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये ट्रेनिंग हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप लोग इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन, जो इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग है वो ले रहे हो। तो इसको आपने वीडियोस को पूरा देखो, एग्ज़ाम के हवाले से इसको तैयारी करो। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं जी। आज का दिन जो तीसरा दिन है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने देखना है ट्रेनिंग के तीसरे दिन में प्रिवेंटिंग फूड कंटेमिनेशन। फूड कंटेमिनेशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस,
like bacteria, viruses, chemicals, foreign objects gets into the food making it unsafe to eat। ऐसा ही है, देखा होगा दूध बाहर पड़ा है, बाहर पड़ा दूध खराब हो गया, फट गया, वो कैसे हुआ है? वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। बाहर फूड मटेरियल पड़ा हुआ है, खाने वाला कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, उसमें केमिकल्स पड़ गए हैं, ख़राब हो गया है, इसको सही कैसे करना है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेटल पार्टिकल्स, ग्लास पार्टिकल्स, ज्वेलरी के पार्टिकल्स, पैकेजिंग मटेरियल के पार्टिकल्स फूड में आ जाते हैं। तो ये सारे फूड को आ गया, फूड को ख़राब कर दिया। अब जो भी इस फूड को खाएगा वो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। इसको ही आज हम लोगों ने देखना है। कंटेमिनेशन कैन हैपन एट एनी स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन, चाहे वो पैकेजिंग की स्टेज है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज है, चाहे वो स्टोरेज की है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की है। तो कह रहे कंटेमिनेशन एनी स्टेज के ऊपर हो सकती है, फ्रॉम फार्मिंग टू प्रिपरेशन एंड सर्विंग। फार्मिंग के दौरान भी, जो जहाँ पे फसलें जो है ग्रो कर रही हैं फील्ड्स में, उसमें भी कहता है कंटेमिनेशन हो सकती है। प्रिपरेशन के दौरान भी हो सकती है और सर्विंग के दौरान भी हो सकती है। फार्मिंग के दौरान पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे, अदर डर्ट मटेरियल आ जाएगा, अदर पार्टिकल्स आ जाएंगे। प्रिपरेशन के दौरान क्या होगा जी? आप लोगों के पास केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल तीनों के तीनों हैजर्ड्स, केमिकल्स और सर्विंग के दौरान आ सकते हैं जी। Preventing contamination is a fundamental aspect of food safety and involves understanding the different type of contamination and how to avoid them। आज हम इसको ही देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप ऑफ कंटेमिनेशन कौन कौन सी है। फूड कंटेमिनेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। ये मैंने लिख दिया है कि 3 मेन कैटेगरी में कंटेमिनेशन को जो है वो डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल है, उसके बाद हमारे पास केमिकल है, उसके बाद हमारे पास फिजिकल है। ईच टाइप पोसेस सीरियस रिस्क बट दी वे दे अकर्स एंड द मेथड टू प्रिवेंट देम वेरी। सबसे पहले बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है। ये टेबल भी बना दिए गए हैं, जैसे जैसे एक मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका टेबल होगा इजीली आप लोगों को याद करने के लिए और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में हमारे पास साल्मोनेला, इकोलाई, लिस्टेरिया, इस कंपाइलोबैक्टर, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फंजाई आ जाता है, हमारे पास वायरसेस, नोरोवायरस वगैरह आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है, एल्गी वगैरह आ जाती है। ये सारे के सारे बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन मल्टीप्लाई रैपिडली स्पेशली इन डेंजर जोन। डेंजर जोन का टेम्परेचर कभी नहीं भूलना, 5 से लेकर 63 तक, 5 to 63 डिग्री सेल्सियस, ये डेंजर जोन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर में, इस टेम्परेचर रेंज में इजीली ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना जो है एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि लीडिंग टू फूड बोर्न, जो कि क्या करेगा जी? फूड बोर्न इलनेस काज करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कॉमन फूड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से और इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल में साल्मोनेला आ जाता है, ये रॉ पोल्ट्री, एग्स और डेयरी में पाया जाता है। इकोलाई जो है, और ये साल्मोनेलोसिस एक बीमारी है, वो काज करता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? डायरिया, फीवर, स्टमक क्रैम्प्स। और इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? पोल्ट्री जो है, जो आपका मीट है, जो चिकन है, उसको आपने 75 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है इसकी साल्मोनेलोसिस बीमारी को अवॉइड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास इकोलाई आ जाता है। इकोलाई किस में पाया जाता है? अंडर कुक्ड बीफ में और रॉ मिल्क में। क्या होता है? कौन सी बीमारी काज करता है? हेमोरेजिक कोलाइटिस। सिम्टम्स क्या हैं? स्वीर स्टोमिक होती है, क्रैम्प, डायरिया, वॉमिटिंग। इसका हल क्या है? कुक्ड बीफ थॉरोली अवॉइड रॉ डेयरी। आपने मीट जो बीफ है उसको अच्छे तरीके से कुक करना है, और डेयरी, रॉ जो डेयरी है, जो कच्चा दूध है, उसको पीने से अवॉइड ही करना है। उसके बाद हमारे पास नोरोवायरस आ जाता है। नोरोवायरस का सोर्स क्या है? शेलफिश कंटेमिनेटेड वाटर प्रोड्यूस, ये उसका सोर्स है। ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिजीज़ कॉज करता है नोरोवायरस, जिसमें डायरिया, नोजिया हो जाता है। इसको अवॉइड कैसे किया जाता है? प्रॉपर हैंड हाइजीन और क्लीन वाटर। नोरोवायरस जो है, अगर आप लोग क्लीन वाटर इस्तेमाल करते हो तो उसके चांसेस बड़े ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्टेरिया आ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लिस्टेरिया, इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है लिस्टेरियोसिस। ये कहाँ से आता है? रेडी टू ईट मीट से और अनपास्चराइज्ड मिल्क से। लिस्टेरिया, अनपास्चराइज्ड मिल्क जो है लिस्टेरिया का एक मेजर सोर्स है। ये क्या कॉज करेगा? फीवर, मसल एचिस, नोजिया और डायरिया। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? स्टोर्ड फूड एट दी सेफ टेम्परेचर। सेफ टेम्परेचर कौन सा होगा? 5 से कम और 60 से ऊपर। 5 से कम और 60 से ऊपर ये सेफ टेम्परेचर होगा। कंपाइलोबैक्टर की बात कर ले हम लोग, ये भी अगेन एक बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है जी? रॉ और अंडर कुक्ड पोल्ट्री में पाया जाता है। डिजीज़ कंपाइलोबैक्टीरियोसिस काज करता है। इसकी एब्डोमिनल पेट, आपके पेट में दर्द होगी, आपको बुखार हो जाएगा, और इसको
प्रिवेंट कैसे किया जाता है? अगर आप पोल्ट्री को अच्छे तरीके से हीट करते हो, अच्छे तरीके से उसको कुक करते हो। ये है कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज फूड बोर्न इलनेस। ये कॉमन फूड है ना, जिसमें अब आपके पास दूध आ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, अंडे वगैरह आ जाते हैं, तो इसमें कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उससे कौन सी बीमारी होती है और उसको प्रिवेंट किया कैसे किया जा सकता है, ये मैंने सारा आप लोगों को बता दिया है। जब भी आपने अच्छा, इससे बचने का तरीका आपने फूड को कभी भी डेंजर जोन में सेव नहीं करना। फूड को अच्छे तरीके से कुक करना है, जो उसका कुकिंग टेम्परेचर है, जो फूड है उसको अच्छे तरीके से पास्चराइज करना है, जो पास्चराइजेशन का टेम्परेचर है वो अच्छा मीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट पास्चराइजेशन, इनकम्प्लीट कुकिंग, इनकम्प्लीट क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डज बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हैपन, कि बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन जो है वो कैसे होती है। ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया, जिसमें साल्मोनेला, इकोलाई, नोरोवायरस, लिस्टेरिया, कंपाइलोबैक्टर, ये फूड में आते कैसे हैं, अब हमने इसको देखना है आते कैसे हैं और इसको रोकना कैसे है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से आते हैं। व्हेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर और वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसमें एग्जाम्पल, अ शेफ यूजेस द सेम कटिंग बोर्ड फॉर फ्यू चिकन देन फॉर कटिंग वेजिटेबल्स विदाउट वॉशिंग इन बिटवीन द बैक्टीरिया फ्रॉम चिकन कैन कंटेमिनेट द वेजिटेबल्स। दो तरीके हैं। सबसे पहले कहता है क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स जो है वो फूड में आ जाते हैं। कैसे? अब एक बंदा, एक पर्सन है, उसको बीमारी है, उसको हेपेटाइटिस है, उसको जॉन्डिस है यानी यरकान है, उसको वॉमिटिंग है, डायरिया है, तो उससे एक पर्सन जो दूसरे पर्सन में ये जो बैक्टीरिया वो ट्रैवल करेगा थ्रू एयर, थ्रू सरफेसेस, थ्रू टचिंग करने से। उसके बाद सरफेसेस जो हैं, बंदा बीमार है, उसने सरफेस को टच किया है, दूसरा बंदा आया है, उसने अगेन उसी सरफेस को टच किया है। बंदे ने पहले उस सरफेस को टच किया था, दूसरे बंदे ने आके वहाँ पे खाना कट किया है, प्रिपेयर किया, स्टोर किया है, रखा है, उठाया, जो भी किया है, वो गंदी सरफेस थी, उससे खाना लग गया, बीमारी लग गई। अच्छा, अब क्या है? अब कह रहा है जी कटिंग बोर्ड हैं, आपने एक कटिंग बोर्ड लिया है, उसमें से उसके ऊपर आपने मीट को चॉप किया है, मीट की कटिंग की है, उसके ऊपर ब्लड लगा रह गया, मीट के जूसेस लगे रह गए हैं, जो गोश्त में से जूस निकलता है वो लगा रह गया। आप आए हो, आपने आगे वेजिटेबल भी उसी बोर्ड के ऊपर कट कर ली, तो क्या हुआ? साल्मोनेला कहाँ पे गया? साल्मोनेला सीधा सीधा वेजिटेबल्स में चला गया, तो क्या हुआ? कंटेमिनेट होगी, वेजिटेबल्स हो गई, तो जो भी उसको खाएगा क्रॉस कंटेमिनेशन होगी, जो भी उसको खाएगा क्या होगा? बीमार हो जाएगा। क्योंकि वेजिटेबल्स की कुकिंग का टेम्परेचर और है, मीट का और है। वो क्या करेंगे? वो वेजिटेबल्स के टेम्परेचर के लिहाज से उसको हैंडल कर रहे होंगे, लेकिन बैक्टीरिया उसमें कौन सा चला गया? साल्मोनेला चला गया। साल्मोनेला के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 75 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद पुअर पर्सनल हाइजीन। पुअर पर्सनल हाइजीन क्या है? फूड हैंडलर्स हु डू नॉट वॉश देयर हैंड्स आफ्टर यूजिंग बाथरूम, हैंडलिंग रॉ मीट और टचिंग देयर फेसेस कैन इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया और वायरस टू फूड। ये पर्सनल हाइजीन में हम लोगों ने बड़ी डिटेल से बात की है, बड़ी ही डिटेल से बात की है कि कैसे एक फूड हैंडलर जो है वो बीमार है, जो उसकी पीपीज जो हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो सही नहीं है, या उसके पीपीएच जो है, जो पर्सनल जो वो पर्सनल हाइजीन है, उसकी वजह से कैसे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे फूड में आते हैं। तो क्या होगा फिर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करेंगे, फूड में आएंगे, बीमारियां काज करेंगे, लोग बीमार होंगे, ओवरऑल बिजनेस की रेपुटेशन ख़राब होगी और सोसाइटी में बीमारियां जो है फूड पॉइजनिंग की केसेस बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, अ फूड हैंडलर स्नीज इनटू देयर हैंड्स एंड देन टचेस रेडी टू ईट फूड पोटेंशियली स्प्रेडिंग नोरोवायरस। ऐसे ही है, नोरोवायरस जो होता है, जिनको ये ज़ुकाम, नज़ला, फीवर, इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनको नोरोवायरस की वजह से ये बीमारी होती हैं। तो नोरोवायरस जो होता है, जब उसने छींक आई, उसने हाथ लगाया, हाथ जो है उसने दोबारा रेडी टू ईट फूड को लगा दिया, अब जो फूड खाएगा उसको ये बीमारी उसको भी हो जाएगी और फूड भी जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। उसके बाद इम्प्रॉपर कुकिंग एंड स्टोरेज। अगर आप कुकिंग टेम्परेचर पूरा नहीं करते, फूड को अच्छे तरीके से हीट नहीं करते, उससे क्या होगा? उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होंगे, तो फूड में वो डोरमेंट स्टेज में रहेंगे। जैसी कंडीशन अच्छी मिलेगी, ग्रो कर जाएंगे, जो बंदा उसको खाएगा बीमार हो जाएगा। लिखा क्या हुआ है? नॉट कुकिंग फूड टू द करेक्ट इंटरनल टेम्परेचर अलाउज हार्मफुल बैक्टीरिया टू सर्वाइव, स्टोरिंग फूड इन द डेंजर्स टू अलाउ टू बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, अंडर कुक्ड बीफ मे स्टिल हार्बर इकोलाई लीडिंग टू इलनेस व्हेन कंज्यूम। ऐसा ही है। कहता है सिर्फ और सिर्फ फूड को कुकिंग कर देना काफ़ी नहीं है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं फूड को स्टोर करते हैं। आप लोग अगर फूड जो है वो डेंजर जोन में, यानी 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के दरमियान जो है फूड जो है वो स्टोर किया हुआ है आप लोगों ने,
तो क्या करेगा, बैक्टीरिया तो एक है, मल्टीप्लाई करके विद इन और जो है उसकी कॉलोनीज जो है वो 1000 में चली जाएगी। तो इससे क्या, बैक्टीरिया तो फूड में चले आपके मुताबिक होगा कोई जी थोड़े से बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होने के बराबर हैं, ये कौन से को नेकेड डाइट से नजर आते हैं। तो फूड तो सही होता है। जैसे आप लोग लगते हो क्रॉस कंटेमिनेशन होती है, एक दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दो बैक्टीरिया आता है, मल्टीप्लाई करते करते 24 घंटों के दौरान उनकी इतनी ज़्यादा कॉलोनीज हो जाती हैं 1000 की तादाद में। तो ऐसे ही इकोलाई है, इकोलाई जो है वो अंडर कुकड बीफ में पाया जाता है, और जो कि अगर कोई भी बीफ जो है अच्छे तरीके से कुक नहीं हुआ होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो मीट नहीं हुआ होगा। ऐसे ही चिकन है, चिकन 75 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट नहीं हुआ होगा, साल्मोनेला जो है वो नहीं, उसकी किलिंग नहीं होगी, तो जो भी उसको खाएगा वो उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल कंटेमिनेशन है। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है केमिकल कंटेमिनेशन। केमिकल कंटेमिनेशन अकर्स व्हेन केमिकल्स लाइक क्लीनिंग एजेंट्स, जिसमें आप लोगों के पास सोप आ जाएगा, आपके पास डिटर्जेंट्स आ जाएंगे, डिसइंफेक्टेंट आ जाएंगे, जो डिश वॉशर होता है वो सारे केमिकल्स आ गए क्लीनिंग एजेंट्स में। पेस्टिसाइड में आप लोगों के पास पेस्ट को किल करने वाली जितनी भी आप लोगों के पास स्प्रे वगैरह होगी वो आ गई सारी ना, यहाँ पे जितने भी केमिकल्स होंगे जो पेस्ट को किल करेंगे वो। और फूड एडिटिव्स आर एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फूड, दिस कैन लीडिंग टू केमिकल पॉइजनिंग कॉजिंग सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसका भी अगेन मैंने टेबल बनाया हुआ है। होता क्या है आमतौर के ऊपर, क्लीनिंग केमिकल पास पड़ा हुआ है, उसको लेबल नहीं किया हुआ, किसी बोतल में रखा हुआ है। जैसे आमतौर के ऊपर पानी वाली बोतल में क्या करते हैं जी, आप लोग साफ़ सुथराई वाला जो शैम्पू होता है वो डाल देते हैं, पीने वाली पानी की जो बोतल होती है उसमें। अब एक बंदा न्यू आया है, उसको नहीं पता कि इस बोतल में क्या है, उसने आके क्या करना है जी, आना है, पानी समझ के उसको पी लेना है, या उसको किसी फूड में एक्सीडेंटली डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, आगे चला दिया। अब जहाँ जहाँ के ऊपर वो फूड जाएगा, जो जो उस फूड को खाएगा, जिसमें डिटर्जेंट होगा, जिसमें सरफेक्टेंट होगा, जिसमें क्लीनिंग केमिकल्स होंगे, वो बीमार हो जाएगा और सवीर किस्म का बीमार होगा। तो इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है जब भी आप लोग फूड को हैंडल कर रहे हो। इसमें एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले सोर्स है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ब्लीच आ जाएगा, डिटर्जेंट आ जाएगा, डिसइंफेक्टेंट आ जाएगा, वॉशिंग पाउडर आ जाएगा, वॉशिंग मटेरियल्स आ जाएंगे, वॉशिंग केमिकल्स आ जाएंगे। हाँ, इससे क्या होगा, स्टोर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम फूड यूज सेफली। क्या आपने क्या करना है, इसकी प्रिवेंशन के लिए इसको फूड मटेरियल के साथ सेव नहीं करना, इसको रखना नहीं है आप लोगों ने, स्टोर नहीं करना फूड मटेरियल के साथ। कहीं भी एक्सीडेंटली कोई बंदा सॉस समझ के, कोई बंदा वाटर समझ के उसको ऐड ना कर ले किसी भी चीज़ में। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास पेस्टिसाइड आ जाता है। पेस्टिसाइड जो होता है, स्प्रे ऑन फूड्स एंड वेजिटेबल, ये हम लोग स्प्रे करते हैं पेस्ट को किल करने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर, फसलों के ऊपर। वॉश प्रोड्यूस थॉरोली टू रिमूव केमिकल्स रेजिड्यू, होता ही है आमतौर के ऊपर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा सब्जियां आ रही होती हैं, बड़े सारे फ्रूट्स आ रहे होते हैं, तो उसको क्लीन करना लोग जो है वो इतना नहीं करते, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो साथ ही लगे रह जाते हैं। ये केमिकल्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड केमिकल जो होते हैं वो साथ ही लगे रह जाते हैं। जब वो साथ लगे रह जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता, तो जो बंदा भी उसको खाता है वो बीमार हो जाता है। उसके बाद हमारे पास फूड एडिटिव्स आ जाते हैं। फूड एडिटिव्स क्या है जी, फूड एडिटिव्स एग्जांपल क्या है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं आप लोगों के पास। हाँ, कलर्स की मैं बात कर लूँ, बड़े सारे लोगों को नहीं पता होता फूड ग्रेड कलर क्या होता है। जो कपड़े रंगने वाला कलर होता है वो और होता है, फूड ग्रेड कलर और होता है, पेंट वाला कलर और होता है। तो लोग क्या है नहीं पता चलता, दुकानदार जो होते हैं वही इनको कपड़े रंगने वाला कलर दे देते हैं, कपड़े रंगने वाला कलर दे देते हैं, वही वो फूड में आके इस्तेमाल करते हैं, जो कि सवीर किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं जी। फॉलो रेगुलरली लिमिट्स ऑफ द यूज़ ऑफ एडिटिव। हाँ, दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने उसकी जो लिमिट है, कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है, आपने कोई भी फूड एडिटिव यूज़ करना है, फूड कलर यूज़ करना है, उसकी एक लिमिट है कि आप किस हद तक कितनी क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल कर सकते हो फूड में, प्रिजर्वेटिव को, जिसमें सोडियम बेंजोएट आ जाता है, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड आ जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आ जाता है। तो इसको आप लोग किस हद तक फूड में यूज़ कर सकते हो, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सोर्स जो है केमिकल कंटेमिनेशन का, हैवी मेटल्स हैं, जिसमें हमारे पास लेड आ जाता है और मर्करी आ जाता है। अवॉइड यूज़ ऑफ लेड बेस्ड यूटेंसिल्स, सोर्स सी फूड केयरफुली। हाँ, लेड किसमें, ये जो इंक वगैरह होता है, आपने इंक पेपर देखे होंगे, इंक पेपर अखबार वगैरह, लोग इसी में खाना खा रहे होते हैं, तो अखबार में जो इंक है उसमें लेड होता है। लेड जो है सवीर किस्म की बीमारियां काज करता है इंसानों में। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है। पैकेजिंग मटेरियल में हमारे पास प्लास्टिक्स आ जाते हैं, बीपीए कंटेमिनेशन जो कि काज करते हैं।
अच्छा, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? यूज़ फूड सेफ पैकेजिंग, अवॉइड अनसेफ प्लास्टिक कंटेनर। आपने अनसेफ प्लास्टिक कंटेनर जो है उसको अवॉइड करना है। सिर्फ और सिर्फ जो अप्रूव्ड प्लास्टिक मटेरियल है, जिसके पास जैसे कि आप लोगों के पास पेट वगैरह आ जाता है, पॉलीथाइलिन ट्रैप्थलेट, आपने उसको यूज़ करना है, ना कि अदर जो थर्ड क्लास की प्लास्टिक होती है आपने उसको नहीं यूज़ करना। उससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है, पार्टिकल प्लास्टिक के जो है वो फूड में आ सकते हैं, फूड को स्पॉइल कर सकते हैं और जो उसको खाएगा उसको बीमार कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ डज केमिकल कंटेमिनेशन हैपन। जैसे आप लोगों को बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन का बताया था कि कैसे होती है, अब मैं आपको बताऊंगा केमिकल कंटेमिनेशन जो है वो कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास है इम्प्रॉपर यूज ऑफ क्लीनिंग केमिकल्स। इफ क्लीनिंग एजेंट्स आर नॉट स्टोर्ड और यूज प्रॉपरली दे कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद फूड एंड कंटेमिनेट इट। एग्जाम्पल, अ फूड हैंडलर स्प्रे अ डिसइंफेक्टेंट टू क्लोज टू प्रिपरेशन एरिया एंड द स्प्रे लैंड्स ऑन दी फूड। आमतौर के ऊपर वर्कर्स को ये ट्रेन करना और ये बताना कि जो क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं ये क्या है, ये पॉइजनस होते हैं। जैसे मक्खियाँ मारने के लिए आप लोग मोर्टीन वगैरह इस तरह के जो स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो ये क्या है, ये पॉइजन है। होता ये है, एक नीचे खाना पक रहा होता है तो वो स्प्रे लेके आता है, दूसरा बंदा आके वहाँ पे स्प्रे करने लग जाता है। तो स्प्रे क्या है, स्प्रे जो है ये पॉइजन है। उसने तो मक्खियों मारने के लिए की है, लेकिन क्या किया, फूड में स्प्रे चली गई। ठीक है, जो आपने मोर्टीन है या टाइगर या जो भी आप लोग यूज़ करते हो, देखी होगी आप लोगों ने, ये जो मक्खियाँ मच्छरों को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ जी, मक्खियाँ तो मर गई लेकिन जहर जो है वो किस में चला गया, खाने में भी चला गया। ऐसी क्लीनिंग है, ऐसी क्लीनिंग वाले केमिकल्स होते हैं। आप लोग सरफेस को क्लीन करने के लिए केमिकल्स को, दीवारों को, बर्तनों को साफ़ करने के लिए उस केमिकल्स को यूज़ करते हो, ठीक है, एरिया में उसको यूज़ करते हो। लेकिन अगर वो एक्सीडेंटली फूड में चला गया तो उससे क्या होगा, उससे फूड भी स्पॉइल होगा, जो उसको खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। आमतौर के ऊपर वर्कर्स ये करते हैं कि लेबल नहीं करते। जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो सरफेक्टेंट होते हैं, जो वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, जो वॉशिंग केमिकल्स होते हैं, डिश वॉशर होता है आप लोगों के पास, अदर केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग सरफेस वगैरह को, बर्तन वगैरह को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीने वाली बोतल में उसको जो है वो बंद कर देते हैं, उसके ऊपर नहीं लिखा होता, तो एक्सीडेंटली लोग यहाँ तो उसको किसी फूड में डाल लेते हैं या गलती से एक्सीडेंटली जो है वो चला जाता है। इसको आप लोगों ने अवॉइड करना है। उसके बाद पेस्टिसाइड रेजिड्यू है आप लोगों के पास। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हैव ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड इफ नॉट वॉश्ड थॉरोली। रेस्टोरेंट सर्व अ सैलड यूजिंग अनवॉश्ड वेजिटेबल्स विच में कंटेन पेस्टिसाइड रेजिड्यू हार्मफुल टू कस्टमर। ऐसा ही है, पेस्टिसाइड जो रेजिड्यू होते हैं ना वो तो एक लहदा चीज़ है। अब आजकल जो है वैक्सिंग हो रही है फ्रूट्स की, जैसे आप लोगों के पास एप्पल वगैरह आ जाता है, एप्पल की वैक्स करते हैं, उसको जैसे मोमबत्ती होती है ना, उसी तरह का ये मटेरियल होता है। इसमें एडिबल भी होता है और जो है नॉन फूड ग्रेड भी होता है। उसको पिघला के फ्रूट को उसमें डाल के डिप करके बाहर निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, ब्रीथ सी परत जो होती है वो फूड के ऊपर चढ़ जाती है, उसको फूड को वो जो ख़राब होने से बचाती है, उसका मॉइस्चर लॉस होने से बचाती है, उसको अदर पार्टिकल मक्खियों मच्छरों से बचाती है। अच्छा ये है, तो अगर आपने फ्रूट को धो के इस्तेमाल नहीं करना तो इससे क्या होगा, आप वैक्स को भी खा जाओगी। अगर वैक्स नॉन फूड ग्रेड होगी तो क्या करेगी, आपको बीमार कर देगी। ऐसे ही जो है पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज़ हैं, जो आप लोग पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हो फसलों वगैरह को स्प्रे करने के लिए, मक्खियाँ मच्छरों को किल करने के लिए, अदर हार्मफुल जो इंसेक्ट्स हैं उसको किल करने के लिए। फसलों के ऊपर आप लोग तो करते हो, लेकिन फसलें जो हैं वो काट के, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, मार्केट में डायरेक्टली आ गई। अब मार्केट से आप लोगों ने, रेस्टोरेंट वगैरह ने, फूड प्रीमिसेस वालों ने, फूड इंडस्ट्री वालों ने उठा ली। अब इंडस्ट्री में आ गई, फूड प्रीमिसेस में आ गई, होटल में आ गई, रेस्टोरेंट में आ गई वो वेजिटेबल। होता ही है आमतौर के ऊपर, उसको रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, जो होटल बहुत ज़्यादा चलते हैं वो क्या करते हैं जी, टाइम ही नहीं होता इतनी ज़्यादा वेजिटेबल को धोना, वो सीधा सीधा मशीनों में डाल के उसको कटिंग करके कुक कर देते हैं, पका देते हैं, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे क्या हुआ है, इससे पेस्टिसाइड जो है आपकी बॉडी में पेस्टिसाइड की रेजिड्यू चले गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिस यूज़ ऑफ फूड एडिटिव। एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल कलरिंग और preservatives can cause chemical contamination making the food unsafe to eat. Example, overuse of sulfite in processed meat can cause allergic reaction in sensitive individuals. अब हमारे पास फूड एडिटिव्स हैं। फूड एडिटिव्स में हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स भी आ जाएंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी आ जाएंगे, कलर्स भी आ जाएंगे, फ्लेवर्स भी आ जाएंगे, शुगर्स भी आ जाएंगी। ये सारे के सारे फूड एडिटिव्स हैं। हर कहता है फूड एडिटिव्स को इस्तेमाल करने का एक जो है वो क्वांटिटी है।
ये नहीं है कि आप लोग उसको जितना मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। अब फूड प्रिजर्वेटिव है जिसमें हमारे पास सोडियम बेंजोएट आ जाता है, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड आ जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आ जाता है, सिट्रिक एसिड आ जाता है। फूड एडिटिव्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड को शेल्फ़ लाइफ को इन्हेंस करने के लिए। तो उसकी क्वांटिटी जो है, जो उसकी मिकदार है, वो आपको पता होनी चाहिए कि कितनी हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, लोग वो चीज़ खाएंगे, लोगों को सीवियर किस्म की डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर उसमें सोडियम क्वांटिटी ज़्यादा होगी, किडनी को प्रॉब्लम करेगा, आप में एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा और आपको डिफरेंट किस्म की एलर्जी कॉज करेगा। जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो उनसे ही आप लोग पूछे, वो आपको अच्छे तरीके से बता सकेंगे। इतने ज़्यादा पिंपल्स और रैशेस बन जाते हैं कि उनका जीना हराम हो जाता है। तो ये के सारे जो हैं ये कंटेमिनेशन है, जो केमिकल कंटेमिनेशन है, मैं आपको बताइए कि कैसे हो सकती है। इसको आप लोगों ने अवॉइड करना है। जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं प्रिवेंटिव मेजर्स कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, वो आपने जिस फूड प्रीमिसेस में भी काम कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने इसको इंश्योर करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी फिजिकल कंटेमिनेशन की तरफ। फिजिकल कंटेमिनेशंस अकर्स व्हेन फॉरेन ऑब्जेक्ट्स गेट्स इनटू फूड। दीज कैन इंक्लूड हेयर, प्लास्टिक, stone, glass, or even pieces of plastic packaging material. Physical contamination not only causes food to be unsafe to eat but can also result in injuries such as choking or cuts. ऐसे ही है। इसमें होता क्या है, चलो आपकी ना इसकी ज़रा समरी और आपको इसकी स्टोरी ज़रा बता देता हूँ। फिजिकल कंटेमिनेट क्या हैं, आपके हेयर्स जो हैं, मेटल पार्टिकल जो हैं, लोहे के, सिल्वर के, स्टील के, कॉपर के, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कील वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, या कोई पेच होता है, जो नट बोल्ट होता है, वो भी गिर जाता है बाज़ औक़ात ना बर्तनों से फूड में, एक चीज़। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं, ज़ाहिर है आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्लास्टिक में पैक हो रही होती हैं, उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं फूड में। पत्थर वगैरह आ जाते हैं, ग्लास के टुकड़े, जो शीशा होता है उसके ब्रोकन ग्लास के टुकड़े फूड में आ जाते हैं। ऐसे ही पैकेजिंग मटेरियल जो होता है, जो गत्ते की पैकेजिंग होती है, जो मेटल की पैकेजिंग होती है, जो ग्लास की पैकेजिंग होती है, उससे भी पैकेजिंग मटेरियल में भी बड़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों के पास स्टिकर वगैरह आ जाते हैं, जो आप लोगों के पास जो लेबल्स वगैरह आ जाते हैं, इनसे भी इनके भी टुकड़े जो है वो गिर सकते हैं। तो इनको भी आप लोगों ने कंट्रोल करना है। इनके गिरने से क्या होगा, अगर किसी की फूड में मेटल का पार्टिकल चला गया, नट बोल्ट पेच कुछ इस तरह की चीज़ चली गई है, वो उसने खाना खाया है, वो सीधा उसके पेट में चला गया, मुझे बताओ वो कैसे निकलेगा। या वो दांत के नीचे आ गया, उसका दांत टूट गया, तो अब उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, समझ रहे हो। ऐसी ग्लास पार्टिकल है, ग्लास पार्टिकल अगर ग्लास टूटा हुआ ग्लास आटे में चला जाए, आप आटे को गूंद रहे हो, आपका सारा हाथ ज़ख्मी हो जाएगा। ऐसे अगर आप ग्लास को खा लेते हो, आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, आपका गला कट हो जाता है, आपकी जो टंग है वो कट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। मेटल भी इसी तरह ही है, ठीक है, मेटल भी इसी तरह ही है। इसकी वजह से बड़े सारे लोगों की डेथ भी हुई है, बड़े सारे लोगों को जो है वो सीवियर किस्म की बीमारी भी लगी है, उनको सीवियर किस्म का नुकसान भी पहुंचा है। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल कंटेमिनेशन के कॉमन सोर्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेयर है, ज्वेलरी है, पैकेजिंग मटेरियल है, यूटेंसिल और इक्विपमेंट और पेस्ट है। क्या है जी, हेयर में क्या है, स्टैंड फॉलिंग इनटू हेयर, जो हेयर होते हैं वो अगर गिर जाते हैं फूड में, कैसे उसकी प्रिवेंशन क्या उसकी होगी, आपने हेयर नेट डालना है, आपने जो है वो हेयर नेट बालों के लिए, जो सर के बालों के लिए लहदा होता है, जो दाढ़ी के बाल हैं उसके लिए लहदा होता है, तो आप लोगों ने हेयर नेट प्रॉपर तरीके से डालना है, अपने बालों को डाम के रखना है, उनको बांध के रखना है। ज्वेलरी की बात कर लें, उसमें रिंग, इयर रिंग फॉलिंग इनटू द फूड, अवॉइड ज्वेलरी। हाँ, इस बता दिए मैंने, एक चीज़ ऐसे बता दी कि ज्वेलरी जो है आप लोगों के पास, आपकी रिंग है, आपकी लॉकेट है, ब्रेसलेट है, ये जो है फूड में गिर जाए तो जो बंदा खाएगा उसके मुंह में आएगा, या उससे उसको बीमारी हो सकती है, दांत वगैरह टूट सकता है, जुबान वगैरह ज़ख्मी हो सकती है, हाथ ज़ख्मी हो सकता है। पैकेजिंग मटेरियल है, इसमें प्लास्टिक रैप आ जाएगा, कार्डबोर्ड के पीसेज आ जाएंगे। इसको कैसे आप लोगों ने प्रिवेंट करना है, चेक फूड केयरफुली आफ्टर ओपनिंग पैकेजिंग, आपने फूड को ओपन करने से पहले उसको अच्छे तरीके से चेक करना है। यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट्स, ब्रोकन ग्लास बड़ी सारी, इसको बता दिया आपको, ग्लास कैसे जो शीशा होता है वो कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पेस्ट है, पेस्ट जो है रोडेंट ड्रॉपिंग्स हो गए, इंसेक्ट स्पॉट्स हो गए, मेंटेन पेस्ट कंट्रोल, सील क्रैक्स एंड गैप। हाँ, पेस्ट जो है ये भी फिजिकल कंटेमिनेशन का एक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। होता ही आमतौर के ऊपर रोडेंट्स हैं जिसमें आप लोगों के पास चूहे, बिल्लियाँ वगैरह आ जाते हैं। ये क्या करते हैं जी,
माइस वगैरह आ जाती है। ये क्या करते हैं, इन्होंने अपनी ड्रॉपिंग्स जो है, जो इनकी फीसिस होती हैं, ये फूड के ऊपर ये फीसिस वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो वो फीसिस वगैरह ज़ाहिर है चूहे जो होते हैं वो छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक इनकी बिल्स होती हैं, इनके छोटे छोटे वो रस्तों से ये गुजर के और फूड तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जो है वो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो इनकी फीसिस होती हैं, जो इनका यूरिन होता है, वो फूड के ऊपर सीधा सीधा पड़ा होता है। तो लोग जो है ऊपर ऊपर से वो फूड को निकाल के फेंक देते हैं नीचे, हालांकि जो लिक्विड है वो नीचे तक चला जाता है, लेकिन फिर भी उसको अदर पीपल्स को कंज्यूम करने के लिए दे देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का बायस बनता है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जो फिज़िकल कंटेमिनेशन है वो कैसे होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से होती है, डैमेज्ड इक्विपमेंट की वजह से होती है, और पेस्ट इन्फेस्टेशन की वजह से होती है फिजिकल कंटेमिनेशन। पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से कैसी होती है, फूड हैंडलर्स विद लूज हेयर और ज्वेलरी कैन एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस फिजिकल कंटेमिनेशन इनटू द फूड। अ शेफ लॉजेज रिंग इन अ सील्ड सैलेड मिक्स पोजिंग अ चॉकिंग हैजर्ड टू द कस्टमर। ऐसा ही है। पर्सनल हाइजीन जिसका अच्छा नहीं होगा, जिस वर्कर ने, जिस फूड हैंडलर ने ये रिंग वगैरह डाली होगी, ब्रेसलेट डाली होगी, लॉकेट डाला होगा, हेयर नेट नहीं डाली होगी, बालों को नहीं डाम के रखा होगा, उसके बाल भी गिरेंगे, मेटल के पार्टिकल्स जो हैं वो भी गिरेंगे, उसके अलावा उसकी रिंग भी गिरेगी। तो जो जो बंदा उस फूड को खाएगा, ज़ाहिर है जो बालों वाला फूड हो उसको तो कोई भी पसंद नहीं करता, और बाल जो है वैसे भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स होते हैं, गंदे होते हैं। पता नहीं होता लोगों ने हेड वॉश किया है या नहीं किया। बाल जो है वो कंटेमिनेशन का एक मेजर सोर्स है। ऊपर हम लोगों ने बड़ा सारा इसके ऊपर देख लिया है कि इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच होते हैं, जिसमें हमारे पास साल्मोनेला आ जाता है, शाइजेला आ जाता है। डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में बंदा काम कर रहा है, उसमें ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो वो जब आ जाएगा बाल वगैरह फूड में, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी सैचुरेशन जो है, जो कंसंट्रेशन है बैक्टीरिया की, वो बढ़ती चली जाएगी, फूड को स्पॉइल कर देंगे, जो बंदा खाएगा वो बीमार हो जाएगा। ऐसी डैमेज्ड इक्विपमेंट है जिसमें आप लोगों के पास ब्रोकन यूटेंसिल्स आ जाते हैं, क्रैक्ड ग्लास्ड चिप्ड प्लास्टिक्स कैन लेड टू शॉर्ट एंडिंग अ ब्रोकन ब्लेंडर ब्लेड कुड फ्रेगनेंट कॉजिंग स्मॉल मेटल पीस टू एंड अप इन अ स्मूथी। ऐसा ही है। जो आप लोग ये स्मूथी वगैरह जो है पीते हो, आप लोग रेस्टोरेंट में बड़े शौक से जाके इसको करते हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें आइस डालते हैं। आइस जो होती है ना, बर्फ़, वो डालते हैं। जब मिक्सी चलती है, जब ब्लेंड करती है, तो क्या होता है, उसमें प्लास्टिक लगी होती है, उसमें जो है वो मेटल लगा होता है। तो बर्फ़ जो है वो खुद एक सॉलिड है, जब बर्फ़ प्लास्टिक के साथ ज़ोर से टकराती है तो प्लास्टिक के पीसेस जो है वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद वो उसी स्मूथी में आ जाएंगे, उसी जो आप लोगों का जो शेक है उसमें आ जाएंगे। तो आप उसको पी जाओगे तो क्या होगा, प्लास्टिक आपकी बॉडी में अंदर चली जाएगी तो क्या होगा, उसकी डाइजेशन तो हो नहीं सकती, ओवरऑल आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी और आपको मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियाँ काज करेगी, जो भी बंदा उस फूड को या उस स्मूथी को या उस शेक को पिएगा। उसके बाद हमारे पास पेस्ट इन्फेस्टेशन आ जाती है। पेस्ट इन्फेस्टेशन में द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और देयर ड्रॉपिंग्स इज अ साइन ऑफ पुअर सैनिटेशन एंड फिजिकल कंटेमिनेशन। अ माउस इन अ स्टोरेज एरिया कुड गना थ्रो पैकेजिंग लिविंग ड्रॉपिंग्स डेट कंटेमिनेट द फूड। ऐसे ही है, होता ही है आमतौर के ऊपर। आपने बाहर अगर डाइनिंग की है, बाहर के रेस्टोरेंट में आप खाना खाना जाते हो, वहाँ पे क्या है जी, पैकेजिंग मटेरियल नीचे पड़ा होता है। पिज़्ज़ा वगैरह की हम लोग बात करें, उसके बॉक्सेस पड़े होते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने अक्सर देखा होता है कि जो चूहे की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो चूहे की फीसिस होती हैं वो पड़ी होती हैं, चूहे का जो यूरिन होता है वो पड़ा होता है, मरे हुए कीड़े पड़े होते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, जो आप लोगों के पास जाले वगैरह आ जाते हैं, और नीचे खाना पक रहा होता है, छत को जाला लगा होता है, तो क्या होता है, जब खाने की हीट जाती है तो मकड़ियाँ वगैरह किल होकर जाला वगैरह जो है वो छत से उतर के सीधा कहाँ पे जाता है, फूड में चला जाता है, जो कि फिज़िकल कंटेमिनेशन कॉज करता है, और जो भी बंदा उस फूड को खाता है वो बीमार हो जाता है, या उसको सवीर किस्म की कोई भी बीमारी जो है, कोई भी नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, कि हम लोग जो है वो क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्रॉस कंटेमिनेशन इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ फूड बोर्न इलनेस। इट अकर्स व्हेन हार्मफुल बैक्टीरिया एलर्जेंस ट्रांसफर फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर और वन पर्सन टू अनदर, पर प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन इज़ अ क्रिटिकल इन। अच्छा सुन लो, मैं आप लोगों को इसकी समरी बता देता हूँ। क्रॉस कंटेमिनेशन होती क्या है और इसमें होता क्या है। जब आपने रॉ मीट को और कुकड मीट को इकट्ठा स्टोर किया, जब आपने
रॉ मीट को और डेयरी प्रोडक्ट्स को, मीट को और दही दूध इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा स्टोर किया, जब आपने गोश्त को वेजिटेबल्स को इकट्ठा स्टोर किया, जब आपने एक ही कटिंग बोर्ड के ऊपर गोश्त को भी काट लिया, गोश्त का खून लगा रह गया, गोश्त का जूसेस जो हैं वो लगे रह गए, उसी के ऊपर बाद में वेजिटेबल्स काट ली, तो इससे क्या होगा, मीट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, मीट में जो जरासीम पाए जाते हैं, मैं जरासीम का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं पता। वैसे मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे छोटे जरासीम होते हैं जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए आप लोगों को क्या है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गाई वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जी। अच्छा, उसके बाद की वे टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन को कम करने के लिए आप लोगों को कुछ मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, मेथड नंबर 1 में आपने सेपरेट इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है हर फूड आइटम के लिए। यूज़ कलर्ड कोडेड कटिंग बोर्ड एंड यूटेंसिल फॉर डिफरेंट फूड टाइप। यूज़ अ रेड कटिंग बोर्ड फॉर रॉ मीट एंड ग्रीन फॉर वेजिटेबल्स। ये नहीं करना कि आपने उसी कटिंग बोर्ड के ऊपर जो है मीट को कट कर लिया और दूसरे कटिंग बोर्ड की उसी के ऊपर आप लोगों ने वेजिटेबल्स को कट कर लिया, उसको कहते हैं निशान लगा दो। रेड वाले को मीट वाले को रेड का निशान लगा दो, और जिसके ऊपर आपने वेजिटेबल्स को कट करना है उसको आप लोग ग्रीन कलर का निशान लगा दो। उसके बाद क्लीन एंड सैनिटाइज सर्फेसिस, आपने क्या करना है, सर्फेसिस को क्या करना है, सैनिटाइज करना है और क्लीन करना है। वॉश यूटेंसिल्स कटिंग बोर्ड एंड सर्फेसिस बिटवीन दी यूजेस विद हॉट वाटर एंड सोप। क्लीन अ नाइफ आफ्टर कटिंग रॉ चिकन बिफोर यूजिंग इट ऑन दी वेजिटेबल्स। जो सर्फेसिस हैं उसको क्लीन करना है, ये नहीं है एक छुरी के साथ आपने मीट को कट किया और उसी के साथ धोए बगैर वेजिटेबल्स को कट कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही आपने कटिंग बोर्ड्स जो हैं उसको हॉट वाटर के साथ और सोप के साथ, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उसके साथ, सर्फ के साथ कभी भी आप लोगों ने बर्तन वगैरह नहीं धोने, इस चीज़ का ख्याल रखना है। डिश वाशर होता है उसके साथ आप लोग धो सकते हो, लेकिन सर्फ के साथ आपने नहीं धोने, सर्फ जो है वो उतरता नहीं है, समझ रही हो? अच्छा, स्टोर फूड सेपरेटली, आपने फूड को जो है वो सेपरेटली स्टोर करना है। रॉ को सेपरेट स्टोर करना है, रेडी टू ईट को सेपरेट स्टोर करना है, कुकड को सेपरेट स्टोर करना है, जो अनकुकड है उसको सेपरेट स्टोर करना है। जो कीप रॉ मीट ऑन दी बॉटम शेल्फ एंड वेजिटेबल्स ऑन दी टॉप। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो मीट है उसको आप लोगों ने कीप दी रॉ मीट ऑन दी बॉटम शेल्फ, आपने उस नीचे वाली जो खाना होगा, जो आप लोगों का जो कंपार्टमेंट होगा, उसमें आपने क्या करना है जी, मीट को रखना है और ऊपर आपने वेजिटेबल्स रखनी है। हाँ, उससे अगर आप लोग मीट ऊपर रख देते हो तो क्या होगा, मीट में से जूसेस जो है वो नीचे ड्रॉपलेट की फॉर्म में गिरेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, सीधा वेजिटेबल्स में गिरेंगे, तो वेजिटेबल्स ख़राब हो जाएंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद प्रॉपर हैंड हाइजीन, आपकी जो हैंड की जो हाइजीन है, जो पर्सनल हाइजीन है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया है पहली वीडियोज़ में, कब आपको हाथ धोने चाहिए, कैसे धोने चाहिए, कितने सेकंड के लिए धोने चाहिए, किस डिटर्जेंट के साथ आपको हाथ धोने चाहिए, वो मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ पर्सनल हाइजीन वाले सेक्शन में बता दिया है। वॉश हैंड बिटवीन हैंडलिंग डिफरेंट फूड स्पेशली आफ्टर टचिंग रॉ मीट को टच करने के बाद और उससे पहले भी आपने हाथों को लाजमी धोना है। ये नहीं है कि आप मीट को भी हाथ लगाई जा रहे हो और सैलड और वेजिटेबल्स को भी हाथ लगाई जा रहे हो, इससे क्रॉस कंटेमिनेशन होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फूड से दूसरे फूड में ट्रैवल करेंगे, जिससे जो भी उस फूड को खाएगा वो बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर कोडेड इक्विपमेंट। आपने क्या करना है जी, कलर कोड इस्तेमाल करने हैं। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। मैनी अ फूड एस्टेब्लिशमेंट यूज़ कलर कोडेड कटिंग बोर्ड्स, नाइव्स एंड यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। डिफरेंट कलर्स correspond to different food group, ensuring that raw meat for example does not come into contact with the ready to eat food like vegetables। हाँ जी, जो छुड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कटिंग बोर्ड इस्तेमाल हो रही हैं, जो यूटेंसिल्स इस्तेमाल हो रही हैं, उसको क्या करना है, आपने लेबल कर देना है। किसी को रेड, किसी को ब्लू, किसी को ग्रीन, किसी को येलो, किसी को वाइट, किसी को ब्राउन। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होगा। मीट वाले को आपने मीट की जो नाइफ़ है, जो छुरी है, उसको आपने रेड और कटिंग बोर्ड को भी रेड कर दिया, छुरी को निशान लगा दिया रेड कलर का। इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ इसके ऊपर मीट को कट करना है। वेजिटेबल है तो उसकी छुरी और उसके कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने ग्रीन निशान लगा दिया। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने वेजिटेबल्स को उसके ऊपर कट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि मीट वाली छुरी वेजिटेबल्स में और वेजिटेबल वाली छुरी मीट में, ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा क्रॉस कंटेमिनेशन होगी, फूड स्पॉइल होगी, फूड डिटोरिएट होगी, जो भी उसको खाएगा उसको बीमारी होगी, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, नोजिया होगा, फूड पॉइजनिंग होगी उसको। अच्छा,
अब क्या है, कहता है रेड को आपने रॉ मीट क्या देना है कि रॉ मीट की जितने भी कट होंगे उस यूटेंसिल को रेड कलर लगा दें। उसके बाद फ़िश और सी फूड के लिए आप लोगों ने ब्लू कलर, जितने भी बर्तन फ़िश और सी फूड में आप लोग इस्तेमाल करोगे उसको ब्लू, जितने भी बर्तन आप लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल करोगे उसको ग्रीन, जितने भी बर्तन आप लोग रॉ पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल करोगे उसको आप लोगों ने येलो, और जितने भी बर्तन आप लोग डेयरी के लिए इस्तेमाल करोगे उसके लिए वाइट, और जितने भी बर्तन आप लोग कुकड मीट के लिए इस्तेमाल करोगे यूटेंसिल जितनी भी छुड़ियाँ चाकू बर्तन जो भी ग्लास वगैरह हर चीज़ उसको आपने ब्राउन कर देना है। अच्छा, अब प्रिवेंटिव कैसे करना है ना, इसकी प्रिवेंशन कैसे होनी है, प्रिवेंटिंग बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन थ्रू टेम्परेचर कंट्रोल, इसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसमें पूछूंगा। टेम्परेचर कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। नंबर एक चीज़, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली बिटवीन 5 डिग्री एंड 63 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये डेंजर जोन है। मैं अगेन कहूँगा डेंजर जोन को आप लोगों ने नहीं बोलना, चीज़ को इस टेम्परेचर की रेंज में स्टोर करने से आप लोगों ने गुरेज करना है। कीपिंग फूड आउट ऑफ दिस टेम्परेचर रेंज इज स्लो और स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है जी, अगर आप इस टेम्परेचर से फूड को निकाल लेते हो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 63 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसको स्टोर करते हो, तो उससे क्या होगा, चीज़ की शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चीज़ का ख़राब होना जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, फ्रेशनेस उसकी रहेगी, बीमारियों से वो बचेगी, स्पॉइलिश से वो बचेगी, डिटोरियो से वो फूड बच जाएगी। अच्छा, सेफ टेम्परेचर गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में आप लोगों के लिए लिख दी हैं, इसको मैं आप लोगों को वन बाय वन बता देता हूँ। पोल्ट्री के लिए कुकिंग टेम्परेचर कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे आप लोगों ने कुक नहीं करना चिकन को, याद रखना। नीचे कुक करोगे साल्मोनेला जो है वो प्रेजेंट रहेगा, साल्मोनेला जो है कंपाइलोबैक्टर जो है वो किल नहीं होगा तो बीमारी काज हो जाएगी। 75 करोगे तो फिर ये किल होगा। ग्राउंड बीफ, पोर्क और व्हील, अच्छा इसको आप लोगों ने 71 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करना है। 71 पे ऊपर हीट करोगे तो इकोलाई किल होगा, अगर नहीं करोगे तो इकोलाई रह जाएगा। जो भी अगर इकोलाई रह गया 71 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फूड हीट नहीं हुआ, इकोलाई रह गया तो क्या होगा, जो भी बंदा उस फूड को खाएगा उसको वॉमिटिंग, डायरिया, क्रैम्प्स, स्टमक पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, फ़िश और सी फूड को 73 डिग्री सेल्सियस, फ़िश और सी फूड को 73 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करोगे तो पैरासाइट्स और बैक्टीरिया किल होंगे। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, वो ज़िंदा रह जाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देंगे, ख़राब कर देंगे, उसकी शेल्फ लाइफ को कम कर देंगे। अगर आप लोग रीहीट कर रहे हो, रीहीटिंग हमेशा ज़्यादा होती है, याद रखना। अगर खाना जो है वो कुक जो है वो फ़र्ज़ करें जी 80 के ऊपर हुआ तो उसको रीहीट करना है, तो उसको उससे 10 टाइम्स यानी 80 के ऊपर है और 90, 95, 100 तक खाने को गर्म करें। रीहीटेड लेफ्ट ओवर इंश्योर मैनी एनी बैक्टीरिया फॉर्म ड्यूरिंग स्टोरेज आर किल्ड। 74 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रीहीट आपने करना है, इससे नीचे नहीं करना। खाने को दोबारा यानी स्टोर किया फ्रिज में, दोबारा गर्म करके सर्व करना है तो 74 तक कम से कम, ठीक है। अच्छा, हार्ड होल्डिंग ऑफ फूड यानी बुफे वगैरह है उसको 63 डिग्री सेल्सियस, 63 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा। प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोमिंग इनटू द वार्म फूड। कोल्ड स्टोरेज में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगा। अगर कोल्ड स्टोर में 5 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन होगी, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होगी, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स जो है, बायोलॉजिकल जो हैज़र्ड्स हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी, तो प्रोडक्ट जो है उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, फ्रीजिंग है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। फ्रीजिंग जो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, -18 होना चाहिए स्टॉप करने के लिए बैक्टीरियल ग्रोथ को। अगर -18 नहीं होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप नहीं होगी, बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देंगे। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर एग्जाम्पल, मैंने अगेन हर चीज़ के साथ आप लोग देख रहे हो, मैं एक एक चीज़ के साथ एक एक एग्जाम्पल जो है वो अटैच कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट फ़र्ज़ करें जी, अच्छा इम्प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल की एग्जाम्पल है यहाँ पे। रेस्टोरेंट स्टोर्ड कुकड चिकन इन अ फ्रिज that is not properly maintained, allowing the temperature to rise above 5 degrees Celsius. Bacteria kills listeria. Bacteria like listeria can grow, making the chicken unsafe to eat even if it's later reheated. कहता है अगर जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया और जो लिस्टेरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया जो लिस्टेरिया वो उसमें रह गया, तो इवन उसको आप लोग रीहीट भी करोगे फिर भी वो नहीं करेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंट फेज में चला जाएगा, डोर्मेंट स्टेट में चला जाएगा। तो उसको रीहीट करके भी आप लोग खाओगे तो क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट तो स्पॉइल हो गई, वो तो उसको वो करेगा ही करेगा, लेकिन आपको भी बीमार कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो गया अब हमारा
प्रिवेंटिंग का कंटेमिनेशन को प्रिवेंशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी समरी ये देखें, ये सिर्फ एक पेज की मैंने ये समरी आप लोगों के लिए लिख दी है। अच्छा, समरी क्या है? समरी में आप लोगों के पास बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल और क्रॉस कंटेमिनेशन ये चीज़ें हैं। बायोलॉजिकल का आप लोगों को बड़े अच्छे से तरीके से पता है, केमिकल का बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, फिजिकल का बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। समरी है, कुक टू फूड टू सेफ टेम्परेचर, वॉश एंड रेगुलरली अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। केमिकल में स्टोर्ड केमिकल अवे फ्रॉम द फूड, वॉश, प्रोड्यूस थॉरोली, यूज फूड सेफ इक्विपमेंट। फिजिकल को कैसे प्रिवेंशन करना है? वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, हेयर नेट, न्यू ज्वेलरी, इंस्पेक्ट इक्विपमेंट, इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज। क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे? यूज सेपरेट इक्विपमेंट फॉर रॉ एंड कुकड फूड, स्टोर्ड फूड करेक्टली, वॉश हैंड्स। ठीक है, ये सारी की सारी जो है ये कंटेमिनेशन की टाइप्स हैं और उसके प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये समरी आप लोगों को बता दी है कि बायोलॉजिकल हैजर्ड को आपने कैसे कम करना है, केमिकल्स को कैसे कम करना है, फिजिकल को कैसे कम करना है, क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे करना है, ऊपर बड़ी डिटेल से हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं जी। प्रिवेंटिंग फूड कंटेमिनेशन इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। जो हमारे पास फूड सेफ्टी है ना, उसका पर्पज़ एक ही है सिर्फ और सिर्फ कि हमने जो कंज्यूमर है, जो पब्लिक है, उसकी हेल्थ को कैसे सही करना है और उस तक कैसे सेफ फूड जो है वो पहुंचानी है हम लोगों ने। फूड सेफ्टी का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। प्रॉपर हाइजीन, केयरफुल हैंडलिंग ऑफ फूड इक्विपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेमिनेशन कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द फूड बोर्न इलनेस। ऐसा ही है, बड़ी डिटेल से हम लोगों ने ऊपर बात कर ली है कि हम लोग अगर बायोलॉजिकल हैजर्ड को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, केमिकल हैजर्ड को, केमिकल कंटेमिनेंट्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, फिजिकल हैजर्ड, फिजिकल कंटेमिनेंट्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्रॉस कंटेमिनेशन को समझ लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया है सही सारी चीज़ें। अगर आप लोग इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, इसको अप्लाई करते हो तो क्या होगा? क्रॉस कंटेमिनेशन, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल कंटेमिनेंट्स कम से कम होंगे, उससे क्या होगा? फूड सेफ होगी, फूड स्पॉइल कम होगी, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और जो भी बंदा इसको खाएगा वो फिट रहेगा, उसको किसी भी किस्म की बीमारी नहीं होगी।